नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग आने वाले आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 जिसका नोटिफिकेशन आप सबको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया था। 341 पोस्ट जो आप सबके लिए आए हैं। आज 26 नवंबर है और आज उम्मीद करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो रिक्त पदों की नोटिफिकेशन होती है वो आज आप सबको देखने को मिलेगा, जैसे कि हर साल मिलता है। इसी के साथ आप सबको पता होगा, नगर सैनिक, कांस्टेबल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जो आप सबके सिलेबस का जो डिमांड है उसको कवर करवाने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाया था और उसी को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले तो राज्य प्रदर्शन आपको जियोग्राफी का पढ़ाने का स्टार्ट किया था, उसको अभी थोड़ा सा ब्रेक किए हैं। अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है। देन उसके बाद आप सबको जो शनिवार को गैप मिलता है, सोमवार से शुक्रवार बायोलॉजी की क्लास सुबह 10 बजे और दोपहर को जो आशीष सर के द्वारा इकोनॉमिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का आप सबको मिल रहा है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जो आपको मिल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, वो आप सबको एक एक दिन के गैप में मिलते जाएगा, क्योंकि वो आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं। वो एग्जाम में आंकड़ों से प्रश्न आते हैं, तो उसको आप जब एक दिन सर पढ़ाएंगे उसको आप लोग रिकॉल करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त करेंगे और उसको पढ़ते हुए चलेंगे। इसलिए वो आप सबको एक एक दिन के गैप में मिलते चले जाएगा और आप सबको लगातार इंडियन हिस्ट्री की क्लास आप सबको जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आ रही है वो आप सबके लिए मैं शाम 5 बजे लेकर के मैं आप सबको आते रहूँगा। ठीक है, तो आज की सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सब पीछे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। भारतीय इतिहास में कुछ चुनिंदा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें आप सबको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक है ना, वैदिक एज, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उसके बाद जो प्रमुख होता है ना मौर्य, मौर्य के बाद में जो सबसे प्रमुख बनता है एंशिएंट हिस्ट्री में वो टॉपिक हो जाता है गुप्त वंश। तो आज हम लोग गुप्त वंश के राजाओं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इनके जो सांस्कृतिक है ना, धार्मिक और सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से जो प्रश्न बनते हैं उसको अगले पार्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करें। उससे पहले आप सबको हमारे इस सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब, साथ ही आपको करना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि आप सबको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलना है। आप जब शेयर करते हैं तो हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए करते हैं आज की सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप सबको पता होगा व्यापम और सीजीपीएससी का ये फेवरेट सेगमेंट होता है कि आपको क्रम से जमाने के लिए पूछ दिया जाता है ना, राजवंशों के शासकों को। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ में भी आप ऐसा प्रश्न देखते हैं, आप इंडियन हिस्ट्री में भी ऐसा प्रश्न देखते रहते हैं। तो वहीं से आप सबके लिए एक प्रश्न बना है कि जो गुप्त वंश के शासक है उनको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए आप इसको बनाइए, तब तक मैं आप सबको कुछ प्रमुख शासकों को उनके क्रम से आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए गुप्त वंश में हम सबसे पहले जिस शासक को पढ़ते हैं, जिसको गूढ़ पुरुष या आदि पुरुष के रूप में जानते हैं, है ना, गुप्त वंश का जिसको कहा जाता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो शासक आएगा उसको आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको कहते हैं घटोत्कच। क्या कहते हैं? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच के बाद कौन आएगा? घटोत्कच के बाद आएगा प्रमुख शासक जिसे आप कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे समुद्रगुप्त। क्या देखेंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आपको देखने को मिलेगा रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इतना आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर प्रमुख शासकों में आप देखेंगे जो अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद भी और आपको ऐसे सीरीज में बहुत सारे शासकों का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कुमारगुप्त द्वितीय को, पुष्यगुप्त को, ऐसे शासकों को देखेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपके एग्जाम के काम का है वो शासक आपके लिए आने वाला है भानुगुप्त, और अंतिम शासक के रूप में आपको देखने को मिलेगा गुप्त वंश में जिसको कहते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, ये उनकी वंशावली है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ऐसे क्रम से आपको व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तब आपका जवाब होगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है जी? श्रीगुप्त। संस्थापक आपको याद रखना है।
ये है संस्थापक। इसके साथ आपको याद रखना है, इसके बाद घटोत्कच आता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है आपको। चंद्रगुप्त फर्स्ट जिसको आप देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपको जवाब लगाना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे धरणीबंध पृथ्वी प्रथम वीर कविराज की उपाधि से विभूषित समुद्रगुप्त को। उसके बाद आप जानते हैं रामगुप्त अयोग्य शासक हुआ। उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिनके दरबार में आप नवरत्नों को पढ़ते हैं और उन्हीं नवरत्नों में कौन शामिल है, कालिदास जी शामिल होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं। फिर कुमारगुप्त फर्स्ट को देखते हैं, फिर स्कंदगुप्त को देखते हैं, फिर भानुगुप्त प्रमुख शासकों में, और लास्ट में आप देखते हैं अंतिम शासक किसको, विष्णुगुप्त को। तो चलिए इस प्रश्न को व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कौन से क्रम में आएगा। तो आपको देख पा रहे होंगे, पहला 1 नंबर पहले में श्रीगुप्त आना चाहिए। कहाँ पे है 1 नंबर, 1 नंबर ये दोनों में है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी से इसको हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं इन दोनों प्रश्नों में आगे देखेंगे, श्रीगुप्त के बाद कहीं पर घटोत्कच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट दिख रहा है क्या, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी नहीं दिख रहा है। आगे जाएंगे समुद्रगुप्त भी नहीं दिख रहा है ना। आगे आप जाएंगे तो रामगुप्त देखेंगे तो रामगुप्त कहीं पे दिख रहा है क्या, जी हाँ रामगुप्त दिख रहा है। तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो 1 के बाद 2 ये दोनों में है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कुमारगुप्त दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। स्कंदगुप्त, जी हाँ स्कंदगुप्त दिख रहा है, मतलब चौथा पहले आना चाहिए। तो चौथा पहले कहाँ पे है, चौथा पहले है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश का क्या है, अंतिम शासक है। इसको याद रखेंगे, इससे आपका प्रश्न आसानी से बन जाता अगर आप इसको पढ़े होते कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त। तो आप इसको सबसे लास्ट में जमा देते इस प्रश्न के हिसाब से, तो ये आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाता। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित प्रश्न आ रहा है और ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, पर मैं आपको कह रहा हूं ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक, आरक्षक के साथ साथ आपको एसआई के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्या है, कुमारगुप्त प्रथम को किस अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए बताइए क्या है, तो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए मंदसौर अभिलेख, तुम्बैन अभिलेख और विल्सल अभिलेख के बारे में। इसके साथ साथ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो यह भी संबंधित है कुमारगुप्त से, संबंधित है, आपको याद रखना है कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त फर्स्ट ना, क्योंकि अगर आप गुप्त काल पढ़ते हैं, पूरी वंशावली को डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको कुमारगुप्त थर्ड भी देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको कुमारगुप्त फर्स्ट से ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो ये समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त, और इसी में इसको 100 युद्धों का विजेता बताया गया है, धरणीबंध कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को। आपको पता होना चाहिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था, है ना। तो आपको इसकी रचना किसने किया था, हरिसेन ने किया था, लेकिन इसको उत्कीर्ण करने का कार्य किसने किया था, तिल्ल भट्ट ने किया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्कीर्ण करने का काम। ठीक है, तुम्बैन अभिलेख की बात करें तो तुम्बैन अभिलेख भी कुमारगुप्त फर्स्ट का है, कुमारगुप्त फर्स्ट का है, इसको आप याद रखेंगे। और इसी में कहा गया है, कुमारगुप्त फर्स्ट को कहा गया है शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर विल्सल अभिलेख की बात करते हैं तो आपको याद रखना है इसमें श्रीगुप्त से लेकर के, इस बात को अच्छे से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूं, श्रीगुप्त से लेकर के कुमारगुप्त फर्स्ट तक, जो मैंने पहले स्लाइड में लिखा था ना पूरा वंशावली, कुमारगुप्त फर्स्ट तक का आपको वंशावली देखने को मिलेगा, वंशावली आपको देखने को मिलेगा, शासकों का क्रम देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें रामगुप्त का नाम उल्लेखित नहीं है। इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, बताइए विल्सल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित नहीं है, तब आपका जवाब होगा रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस गुप्त शासक को
चिलिकेतो, या कहीं पर एग्जाम में आपको चिलिकेतो ना दिख के आपको चेलिकेतो मिल जाए, चेलिकेतो, तब भी आपको समझना है कि ये वही प्रश्न है। ठीक है, ये सेम टू सेम प्रश्न है, आपको समझना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, किस गुप्त शासक को कहा गया है चेलिकेतो? तो बताइए, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपने अभी तक गुप्त डायनेस्टी को, गुप्त वंश को कई बार पढ़ा होगा, पर ऐसे प्रश्नों से आपका मुलाकात आज पहली बार हो रहा होगा, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। जिस बुक से आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसको आप रीड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसी बुक से प्रश्न आए। ये सारे फैक्ट्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप सबके समक्ष इसको लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, किस गुप्त शासक को चेलिकेतो कहा गया है। तो आपको याद रखना है चेलिकेतो किसको कहा गया है, चेलिकेतो कहा गया है भैया, याद रखना है श्रीगुप्त को। और ये किसने कहा है, तो आपको याद रखना है बौद्ध भिक्षु आए थे एक, जिसको कहते हैं इत्सिंग। क्या कहते हैं, इत्सिंग। इत्सिंग ने कहा है भैया इसको चेलिकेतो। ठीक है, आपको याद रखना है इत्सिंग ने कहा है बौद्ध भिक्षु। और ये मजे की बात ये है, बौद्ध भिक्षु जो ये आप देख पा रहे हैं इत्सिंग, ये जो है ना, गुप्त काल में नहीं आया, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा, लेकिन इसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, इसको चेलिकेतो कह रहा है या चिलिकेतो कह रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किस गुप्त शासक ने विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए थे? ऐसा आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपको याद रखना है ना। चलिए पहले आप सबको समय देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब लगाने के लिए। चलिए जी देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आई होप आप सबने इसका सही जवाब लगा दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग जान लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। इनका विवाह हुआ था, विवाह लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, नाम क्या था उनका, कुमार देवी। क्या नाम था जी, कुमार देवी। और इस कुमार देवी से विवाह करने के बाद इन्होंने जिस सिक्के को जारी किया, सिक्के है ना, सिक्के को जारी किया, इस क्वाइन को, इस सिक्के को कहा जाता है विवाह प्रकार का सिक्का। क्या कहते हैं, विवाह प्रकार का सिक्का कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या, राजा रानी सिक्का कहते हैं, राजा रानी सिक्का कहते हैं इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लिच्छवी सिक्का कहते हैं, लिच्छवी सिक्का। इसके साथ साथ इसको और क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कुमार देवी क्वाइन। क्या कहते हैं, कुमार देवी सिक्का कहा जाता है। कुमार देवी सिक्का। अगर ये सभी बात आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने ये विवाह प्रकार का सिक्का चलवाया था, राजा रानी सिक्का चलवाया था, लिच्छवी प्रकार का सिक्का चलवाया था, कुमार देवी सिक्का चलवाया था। ये पूरी बातें किसके लिए है, चंद्रगुप्त प्रथम के लिए है। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए, किसके लिए, राज्याभिषेक, जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो वो हुआ था 319 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। और इसी को कहा जाता है, इसी समय एक संवत का प्रयोग हुआ जिसको कहते हैं गुप्त संवत। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए गुप्त संवत का चलन किसने प्रारंभ करवाया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू करवाया था गुप्त संवत। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया, गुप्त संवत क्या है, गुप्त संवत का कार्यकाल, तो आप देख पा रहे होंगे गुप्त संवत का टाइम क्या पीरियड क्या है, 319। जबकि आप देखेंगे है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कनिष्क के समय, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, शक संवत। क्या कहा था, शक संवत। तो आप सबको पता होगा शक संवत कनिष्क ने चलवाया था 78 एडी में, 78 ईसा पूर्व में चलवाया था। तो इन दोनों के बीच डिफरेंट पूछा गया, तो आपको याद रखना है 241 वर्षों का अंतर आपको देखने को मिलेगा शक संवत और गुप्त संवत के बीच। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रूपक नामक रजत सिक्कों का चलन किस गुप्त शासक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तब आपको अच्छे से याद रखना है, आप सब जब पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बाद
समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ कौन? रामगुप्त। रामगुप्त अयोग्य था, उसको उसकी पत्नी थी कौन? उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को शकों ने क्या कहा? शकों ने अपहरण करने की बात कहा। तब चंद्रगुप्त द्वितीय एक महिला के वेशभूषा लेकर के उनके पास जाते हैं, शकों को पराजित करते हैं। देन उसके बाद में आते हैं और अब एक उपाधि धारण करते हैं जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य। और चूंकि इन्होंने पराजित किया था शकों को, इसलिए इनको शकारी भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने कुछ क्वाइन चलवाए जिसमें से सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया और चांदी के सिक्कों को कहा गया रूपक। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये बात हो रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चलिए मैंने जितनी बातें कहा उनको लिख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब सेकंड, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या है? इसने अपनी एक और राजधानी अन्य राजधानी की अगर बात करें, इनकी राजधानी अन्य राजधानी में, तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित किया और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। आपको याद रखना, उज्जैनी को या उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न, जैसे आप अकबर के कार्यकाल में पढ़ेंगे नवरत्न, उसी प्रकार इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जिसमें से कुछ प्रमुख को आप जानते हैं, जैसे कि एक को जानते हैं आप कालिदास। इसके साथ साथ आप जानते हैं बेताल को जानते होंगे, बेताल को, विक्रम बेताल जो पढ़ते हैं आप, है ना, बेताल 25 पढ़ते हैं बेताल। इस तरीके के इसके दरबार में नवरत्न रहते हैं। उन नवरत्नों का नाम अभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको याद नहीं रखना है, अभी जो आपके एग्जाम के लिए है ना महत्वपूर्ण है, मैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि ली थी। किसकी? शकारी की। पश्चिमी भारत में शकों को पराजित करने के बाद शकारी की उपाधि, ठीक है, शकारी की उपाधि। साथ साथ आपको याद रखना है इसने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकों को पराजित किया। और कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसके साथ साथ इन्होंने सिक्के चलवाए। सिक्के, तो सिक्के में भी आपको दो तरीकों के सिक्कों को याद रखना, सिक्कों में याद रखना है, एक याद रखेंगे सोने के सिक्के और एक याद रखेंगे चांदी के सिक्के। सोने के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? एग्जाम में पूछा जाएगा। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तब याद रखेंगे सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या कहते थे? दिनार। जबकि चांदी के सिक्कों को कहते थे जी रूपक। क्या कहते थे? रूपक। इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प की पहचान करें। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने अभी पिछले प्रश्न में इसको डिटेल किया था। जी हाँ कहा जाता है, ये तो सही है, लेकिन हमको गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? एरण अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। आप सबको याद रखना है भानुगुप्त, जिसके बारे में हमने वंशावली में देखा था, है ना। भानुगुप्त एक शासक हुआ गुप्त वंश का, जिसके दरबार में इसके सेनापति हुए गोपराज। कौन हुए? गोपराज। और गोपराज और भानुगुप्त के ऊपर हुनों ने किया था आक्रमण। हुनों ने आक्रमण किया तो गोपराज इसमें क्या हो गया था? गोपराज इसमें हो गया था वीर गति को प्राप्त। ये वीर गति को प्राप्त हो गया। चूंकि इस युद्ध में भले ही भानुगुप्त का विजय हुआ हो, लेकिन इसमें कौन मारा जा रहा है? गोपराज, जो किसके सेनापति हैं? भानुगुप्त के सेनापति हैं, जिसके बारे में आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं। जब गुप्त वंश पढ़ते हैं तो इनकी पत्नियों ने, गोपराज की पत्नियों ने, गोपराज की पत्नियों ने क्या किया था जी? इन्होंने किया था सती प्रथा कर लिया था। सती हो गई थी इनकी पत्नियां। इसीलिए कहा जाता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रमुख अभिलेख है। आपको याद रखना है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। सती प्रथा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ठीक है। इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी आप पढ़ते हैं इसको। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसमें इनको 100 युद्धों का विजेता धरणीबंध कहा गया है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति के
रचने वाले, है ना। रचयिता अगर आपसे पूछा जाए तो आपको, है ना, रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, तो ये है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। लेकिन इसको उत्कीर्ण करने का काम किसने किया? अगर आपसे पूछा जाए उत्कीर्ण, प्रयाग प्रशस्ति पर उत्कीर्ण किसने किया था, तब आपको याद रखना है तिल्ल भट्ट ने किया था इसको उत्कीर्ण। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इस बात को याद रखना है। साथ साथ ये प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली ये क्या होता है? लिखने की एक पद्धति होती है, जैसे आप ब्राह्मी लिपि देखते हैं, खरोष्टी लिपि देखते हैं, है ना, उसी प्रकार आप देखते हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी जैसी लिपि है जिसे लिखा जाता है, उसी प्रकार एक लिखने की शैली है जिसको कहते हैं चंपू शैली। चंपू शैली जो है गद्य और पद्य दोनों में, जिसमें लिखा जाए एक साथ, गद्य भी हो और पद्य भी हो, उस शैली को आप कह सकते हैं चंपू शैली। तो इसी प्रकार लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिसेन ने इसकी रचना की थी, लेकिन उसको उत्कीर्ण करने का काम तिल्ल भट्ट ने किया था। यह संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, चंपू शैली में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख मिलता है, इसी में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता, धरणीबंध, पृथ्व्या प्रथम वीर के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या किया गया है? रामगुप्त का विल्सर अभिलेख में उल्लेख मिलता है, तो आपको इसमें कहा गया है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, विल्सल अभिलेख में श्रीगुप्त से लेकर के कुमार गुप्त फर्स्ट तक की जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें रामगुप्त के बारे में उल्लेख नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी। रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता है भाई। इसको आप अच्छे से, मैंने पिछले प्रश्न में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको जा करके अभी, है ना, आगे बढ़ा करके अगर देख लिए हैं तो उसको जा करके पीछे जा करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं? अगर आप सब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में दौहित्र शब्द का अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है दौहित्र शब्द जो है दुहिता से बना है। किससे बना है? दोहिता से बना है, और दोहिता का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। क्या होता है? पुत्री का पुत्र। अब आप सब देखेंगे किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है, तो आप सब ने पढ़ा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, मैंने अभी बताया चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह हुआ था। विवाह किससे हुआ था जी? अभी हमने देखा था लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, कुमार देवी से। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी, विवाह प्रकार, लिच्छवी प्रकार, है ना, इस टाइप के क्वाइन चलवाए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, आप सबको पता होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या? इसके साथ साथ आपको याद रखना है इन दोनों के पुत्र का क्या नाम है? इन दोनों के पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त। अब बताइए भाई साहब कि जो लिच्छवी के लोग हैं वो क्या कहेंगे? पुत्री के पुत्र को क्या कहेंगे? लिच्छवी दौहित्र ही ना कहेंगे। तो ये लिच्छवी दौहित्र कौन है? ये हैं समुद्रगुप्त। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इनकी उपाधियों के बारे में, तो इनकी उपाधियों के बारे में आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है एक तो लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हुआ। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसको कहा जाता है धरणीबंध। क्या कहते हैं? धरणीबंध। इन्होंने पूरी पृथ्वी को विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने अभियान चलाया, है ना। उत्तर भारत में पहली बार 9 आर्यवर्त को जीता, बाद में उसने 8वीं गणराज्यों को भी जीतना चालू किया, तो ऊपर में 12 और दक्षिणावर्त में भी 12 जगहों को इन्होंने जीता था। इसके बारे में आप, है ना, इसके विजय अभियान में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में इनको धरणीबंध कहते हैं, साथ ही इनको कहते हैं पृथ्व्या प्रथम वीर। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्धों की लड़ाई लड़ी और उसमें सब में इन्होंने विजय प्राप्त किया। इसलिए यह प्रश्न एग्जाम में स्टार मार्क कर लीजिए, इसको पूछा जाएगा। विंसेंट स्मिथ ने, किसने? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है भारत का नेपोलियन। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा है? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा है। धरणीबंध किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। पृथ्व्या प्रथम वीर किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज।
ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को वीणा वादन करने का बहुत शौक था। इनके सिक्कों में इनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इनके क्वाइन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इनके क्वाइन में आप 6 प्रकार के क्वाइन देखते हैं, गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, परशु प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, व्याघ्रहनन प्रकार के, और आप देखते हैं क्या, वीणा वादन प्रकार के क्वाइन आप देखते हैं। और इनकी एक उपाधि है कवि राज। इतनी बातें आपको याद रखना है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुप्तकालीन नहीं है? तब आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें पूछा जा रहा है देवी चंद्रगुप्तम, तो आपको पता ही चल रहा होगा देवी चंद्रगुप्तम मतलब ध्रुव देवी और चंद्रगुप्तम के प्रेम प्रसंग, और है ना रामगुप्त के अयोग्यता को बताने वाली जो किताब है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, इसको कहते हैं देवी चंद्रगुप्तम। ये गुप्तकालीन रचना है, ये आपको पता होगा, विशाख दत्त। मैं लगातार इन पुस्तकों को आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आपको याद रखना है। न्यायावतार की अगर आप बात करते हैं तो न्यायावतार एक जैन मुनि हुए जिनको कहते हैं सिद्धसेन। क्या कहते हैं? सिद्धसेन जी की रचना है, ये भी गुप्तकालीन रचना है, आपको याद रखना है। मेघदूतम कालिदास जी की रचना है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। कालिदास, और कालिदास मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे, तो आप सबको यहीं से पता चल जाएगा मेघदूतम। और इस मेघदूतम की पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी से जुड़ती है। जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देखते हैं तब मेघदूतम के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो मेघदूतम की रचना कालिदास ने किया है, गुप्तकालीन रचना है। कुमार परिणय नाम का ऐसा कोई हम किताब नहीं पढ़ते हैं, ऐसी कोई पुस्तक हम नहीं जानते, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस गुप्त शासक ने नालंदा विहार का निर्माण करवाया था? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बताइए, किस गुप्त शासक को नालंदा विहार का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? इसमें जो आप देख रहे होंगे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त, तो आप सबको इसको जब देखेंगे तो इसमें आप कुमारगुप्त में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था अगर एग्जामिनर आपसे पूछे गुप्त वंश में कुमारगुप्त से संबंधित प्रश्न, तो वो पूरा जवाब आपको कुमारगुप्त वाले में कुमारगुप्त प्रथम को ही आपको टिक करना है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम है ना मुख्यतः पढ़ते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विहार का निर्माण कराया। और ये नालंदा विहार में आप सबको पता होगा जब बौद्ध काल में फाहियान आया था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान जब भारत आया तब उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और यहाँ पर वो महायान शाखा के लिए कार्य करते थे और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए। बाद में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया था नालंदा विहार में। और बाद में इस नालंदा विहार को किसने है ना जला दिया था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? कुमारगुप्त प्रथम। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक बौद्ध भिक्षु आया। कौन था उसका जवाब? उसका जवाब है भैया फाहियान। इसमें इस सिंह को आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे, जबकि वेनसांग को गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के कार्यकाल में आप देखेंगे। हर्षवर्धन के कार्यकाल में आप देखेंगे, वर्धना डायनेस्टी में आप देखेंगे तब मिलेगा वेनसांग। और इसको छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी आप पढ़ते हैं महाश्रीगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल में। पांचाऊ की अगर बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कुषाण वंश, जिसमें आपने देखा होगा कनिष्क को जिस चाइना के शासक ने 2 बार पराजित किया था उसको कहते हैं पांचाऊ। इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। जी हाँ, गुप्त काल के शासक जो थे वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनके कार्यकाल में हालांकि ये सभी धर्म के प्रति सर्वधर्म संभाव की भावना रखते थे, लेकिन इनके कार्यकाल में भागवत धर्म जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था और ये स्वयं वैष्णव धर्म के उपासक हुए। इस बात को आपको याद रखना है। तो गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। जी हाँ, ये कथन सही है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम थी, यह कथन आप देखेंगे तब आपको इसको याद रखने के लिए एक स्टोरी याद रखना है, जिसमें आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के 2 पुत्र हुए, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र को कहा जाता है, ज्येष्ठ है ना को कहा जाता है काच। क्या कहते हैं? काच। जबकि इसके छोटे पुत्र को कहते हैं, है ना, छोटे बेटे को क्या कहते हैं? इनके छोटे पुत्र को क्या कहते हैं? छोटे पुत्र को कहा जाता है इनके समुद्रगुप्त। क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त।
तो आप सब ये देख पा रहे होंगे, ज्येष्ठ पुत्र काच होने के बावजूद समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इससे यह कथन क्या है, यह कथन हो जाता है गलत, क्योंकि राजपद मुख्यतः अपने ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता था, लेकिन ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है कि देना अनिवार्य था। इसका है ना क्या प्रमाण मिलता है आपको, देखिए उसके अपने ज्येष्ठ पुत्र कांच को न देकर के समुद्रगुप्त को दिया गया था उत्तराधिकार, अपना नियुक्त किया गया था उत्तराधिकारी। तो आपको याद रखना है दूसरा कथन जो है गलत है। इस काल में इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था। जी मैंने बताया आप सबको, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इनके सिक्कों पर विष्णु और माता लक्ष्मी का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 सही है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए गुप्त शासकों के बारे में। तो आपको याद रखना है इसमें क्या कहा जा रहा है, इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको पता होगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन द्वारा रचित है, जिसको उत्कीर्ण करने का काम तिल्ल भट्ट ने किया। संस्कृत में लिखित अभिलेख है, चंपू शैली में लिखा गया है, और यह अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसलिए आपको याद रखना है स्कंदगुप्त के बारे में जिस अभिलेख से आपको देखने को मिलेगा, स्कंदगुप्त के बारे में, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। स्कंदगुप्त, इसका 2 अभिलेख आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें आपको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। तो मैंने स्कंदगुप्त के बारे में राज्य प्रदर्शन की सीरीज में और लगातार आपको एमसीक्यूज की सीरीज में बता रहा हूँ, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसके कहने पर यह जीर्णोद्धार करवाया था, आपको याद रखना। तो 2 जानकारियां कहां कहां से मिलेगी, एक है जूनागढ़ अभिलेख और एक क्या है जो कि शक शासक रुद्रदमन का है ना, इससे भी इसकी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन सा है, भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है भीतरी अभिलेख भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त की है भाई, इसको याद रखना है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया मेहरौली स्तंभ, इसी को कहा जाता है दिल्ली स्तंभ। क्या कहते हैं? मेहरौली स्तंभ। और इस मेहरौली स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार के परिसर में देखने को मिलेगा। जहाँ कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के परिसर में है ये, आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है यह एक ऐसा कीर्ति है, एक ऐसी रचना है, एक ऐसी अद्भुत कला है जिसमें कहा जाता है ये लोहे से निर्मित है, लेकिन अभी तक है ना ऐसे खुले जगह में रहने के बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसकी एक विशेषता है ना, याद रखना है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। मैंने इसको देखा नहीं है, पढ़ा है, ठीक है, जंग नहीं लगा है। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। मेहरौली के कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरौली स्तंभ में, जिसको दिल्ली स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, है ना, जिसमें इनकी कीर्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके सही जवाब हो जाएंगे। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, केवल 2 इसके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है को हमको पहचानना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने, है ना, सामान्यतः जितनी भी जानकारियां एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उतना हमने पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या क्या है। उसके काल में गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। आपको याद रखना है गुप्त साम्राज्य इनके कार्यकाल के समय अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। गुप्त साम्राज्य में धार्मिक विशेषताओं को साहित्य और साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए, इसीलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। इसको हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे। उसके काल में गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, बिल्कुल सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, मैंने बताया इसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था उज्जैन को। आपको याद रखना है अवंती महाजनपद के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, उज्जैन और माहिष्मती। ठीक है, उसके काल में यात्री वेनसांग आया था, मैंने बताया वेनसांग गुप्तोत्तर काल में आएगा। वर्धना डायनेस्टी जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में, तब हमको देखने मिलेगा वेनसांग। और छत्तीसगढ़ में उस समय जो शासक होगा उसको आप कहेंगे महाश्रीगुप्त बालार्जुन।
और दक्षिण भारत में एक शासक देखने को मिलेगा जिसको आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय। ये पूरी स्टोरी आपको उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, जी हाँ इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनसोंग नहीं, इसके काल में कौन आया था, फाहियान आया था, फाहियान आया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, अभी 2 बार हो गया क्या जी, यही हाँ 2 बार हो गया है ना सेम प्रश्न, उसको हटा देते हैं, ठीक है, एक प्रश्न को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके लिच्छवी राजकुमारी से विवाह हुआ, पहले क्या कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में ना, ये फर्स्ट के बारे में बात हो रहा है। पिछला प्रश्न जो हो रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रहा था, ये फर्स्ट के बारे में बात हो रहा है। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, हमने पूरे सेशन में देखा है, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और उस राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार के सिक्के चालू करवाए थे। 319 में इन्होंने राज्य रोहण करवाया और गुप्त संवत की स्टार्ट करवाई। इसी कार्यकाल में आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं विक्रम संवत, क्या पढ़ते हैं, विक्रम संवत, जिसको 57 AD में चालू करवाया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, आपको याद रखना है। उन्होंने गुप्त संवत 319 में रुद्रदामन को पराजित करने के उपलक्ष्य में जारी किया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने गुप्त संवत अपने राज्यारोहण के कारण किया था, आपको याद रखना, राज्याभिषेक। इसका जो एक्सप्लेनेशन जो बताया जा रहा है वो गलत है, ठीक है, 319 सही है, लेकिन राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में करवाया था, न कि रुद्रदामन को पराजित करने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये पहला वाला सही है, सेकंड गलत है, और हमको क्या करना है, हमको करना है जी सही विकल्प का चयन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए क्या सही है, इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारमात्य थे, आपको अच्छे से याद रखना है। इस कार्यकाल में गुप्त संवत के, जब गुप्त काल की आप बात करते हैं तो कुमारमात्य जो होते थे वो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, जी हाँ ये सही है। सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए जाते थे, मैंने बताया गुप्त काल के शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, इसीलिए इन्होंने अपने सामंतों को गरुड़ छाप वाले राजकीय शासन पत्र जारी किए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, ये भी सही है, पुरोहितों को दी गई कर मुक्त भूमि में राजकीय अधिकारी शासन चलाते थे, जी नहीं, इसमें राजकीय अधिकारियों को शासन चलाने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं, इनको मना किया गया था भाई, आपको याद रखना है, अधिकार नहीं था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सही विकल्प हमको पहचानना है, केवल 1 और 2 सही हैं, और ऐसा कूट ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कालिदास की पूरी रचना लगातार अपने MCQs की सीरीज में आपको करवाते हुए आ रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रमो उर्वश्यम, है ना, साथ साथ आपको मैंने बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं की है, कालिदास जी की रचनाएं हैं, तो ये वाला तो सुमेलित है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, ये भी सुमेलित है। सौरानंद, सूत्र अलंकार और बुद्ध चरित्र, ये तीनों रचना किसकी है, अश्वघोष की रचना है, तो ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो आप ये पहला देख पा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कपूर मंजरी, तो कपूर मंजरी जो है ये रचना राजशेखर की रचना है, किसकी है, राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, एकदम अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हर्ष के बारे में आप गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे, हर्ष खुद एक शासक था, साथ साथ एक प्रमुख रचनाकार था, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने गुप्तों से संबंधित, इनके शासकों से संबंधित जो प्रश्न बनते थे इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आप सबको जो भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त के, इससे आपको जानने को मिलता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ, भीतरी अभिलेख है ना, गुप्त काल में जो एक प्रमुख प्रश्न और बन सकता था उसको मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ, भीतरी अभिलेख। और भीतरी अभिलेख के बारे में आपको याद रखना है, ये किसका है,
तो आपको याद रखना ये है भैया, आपको याद रखना है स्कंदगुप्त का। किसका है? स्कंदगुप्त का। और इससे क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है जानकारी अगर आपसे पूछा जाए तो इससे जानकारी प्राप्त होता है हूणों के आक्रमण की, हूणों की आक्रमण की। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बताइए हूणों को मलेच्छ मतलब अति निम्न कुल का मलेच्छ किस अभिलेख में कहा गया है? किस अभिलेख में कहा गया है ना? तब आपको याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है, जो कि मैंने बताया कि ये दो शासकों से संबंधित हो जाता है। एक तो ये मुख्यतः शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है जिसमें पूरा सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही इसी अभिलेख में चूंकि जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा, है ना, सुदर्शन झील का, इसलिए ये जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित हो जाता है? इनडायरेक्टली स्कंदगुप्त से भी संबंधित हो जाता है। तो हूणों को मलेच्छ किस में कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है जो कि स्कंदगुप्त की है, आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है स्कंदगुप्त के बारे में हूणों की आक्रमण की जानकारी देने वाला सोर्स है भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, इतनी बातें आप याद रख सकते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का यह सेशन आप सबके लिए, है ना, मोस्ट आईएमपी होने वाला है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, साथ साथ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये जो सेशन हम सब आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको याद रखना है। और आप सबको अपने दोस्तों को भी बताते हुए चलना है कि सामर्थ्य एकेडमी आप सबके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको करना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस, साथ साथ आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर करते हुए भी चलना है। आप लोग घर पर स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे सामर्थ्य एकेडमी के साथ। इसी कामनाओं के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे आप सबके साथ, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।